हेलो फ्रेंड, सैदनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो जो आज का आपका लेक्चर है, आज के आपके लेक्चर के टॉपिक है समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति नीति 2020। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको 2 11 मार्क का क्वेश्चन आज कराऊंगा, उनके मॉडल आंसर आपको प्रदान करूंगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते थे तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समान नागरिक संहिता को। आपने पिछले कुछ महीनों में विभिन्न न्यूज़ में और विभिन्न पेपर, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनमें आपने आर्टिकल देखे होंगे समान नागरिक संहिता के। और ये जो टॉपिक है, यदि आपकी कोर्स की बात की जाए तो ये टॉपिक आपका जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड का जो पार्ट ए है, पार्ट ए में यूनिट फर्स्ट में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो समान नागरिक संहिता क्या है? नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ी हुई है। जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 44 जो है वो समान नागरिक संहिता का क्या करता है? प्रावधान करता है। ठीक है ना। तो समान नागरिक संहिता जो आपका आने वाला मेंस 2022 है और जो मेंस 2023 है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता क्या है। ठीक है, समान नागरिक संहिता क्यों आवश्यक है तथा इसका विरोध क्यों हो रहा है। ये हमारा 11 मार्क का क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता क्या है, समान नागरिक संहिता क्यों आवश्यक है तथा इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो चलिए मॉडल आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 11 मार्क का क्वेश्चन हमें लिखना है, मतलब 2 पेज में इस क्वेश्चन को हमें लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, समान नागरिक संहिता के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बताया कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। ठीक है ना, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका अंग है आर्टिकल 44। और आर्टिकल 44 कहता है कि देश में सभी के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। फिर मैं बताता हूँ कि भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है ना। तो भारत में केवल एकमात्र राज्य ऐसा है जहाँ जो है गोवा, जहाँ पर क्या है, समान नागरिक संहिता लागू है। इसके बाद में मैंने थोड़ी सी जानकारी दे दी कि समान नागरिक संहिता का संविधान में कहाँ उल्लेख है। उसके बाद मैं लिखता हूँ समान नागरिक संहिता के बारे में, समान नागरिक संहिता आखिर है क्या, जिसका हम क्या कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं। तो देख लीजिए, समान नागरिक संहिता देश के धार्मिक समुदाय के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। तो यदि आपको पता हो, जो हमारे धर्म में विभिन्न, हमारा जो देश है उसमें विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। ठीक है ना। और विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोगों की क्या है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ठीक है ना, कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, कुछ सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। उसके अनुसार उनके अंदर क्या होता है, विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने। ठीक है ना। विरासत मतलब उत्तराधिकार, तो उत्तराधिकार आदि के नियम बने हुए हैं, जिनको क्या बोलते हैं, पर्सनल लॉ बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, ठीक है ना, पारसी पर्सनल लॉ हो गया। तो इस प्रकार के क्या है, पर्सनल लॉ बने हुए हैं देश में। तो इन सब की जगह पर क्या करता है, एक समान कानून लाता है, विवाह के लिए, तलाक के लिए, विरासत के लिए, गोद के लिए। तो समान नागरिक संहिता क्या है, इन इन जो जितने भी ये पर्सनल लॉज बने हैं उन सबको हटाकर इन सभी धर्म समुदाय जो हमारे देश में, उन सभी के लिए क्या करता है, एक समान कानून की बात करता है। फिर हम देखते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि समान नागरिक संहिता क्यों आवश्यक है। ठीक है ना। फिर हमें इसके विरोध के कारणों को भी बताना है। तो फिर देख लेते हैं अगला पॉइंट मेरा क्या है। फिर मैंने लिखा है पक्ष में तर्क, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि समान नागरिक संहिता क्यों आवश्यक है। तो पक्ष में तर्क देखिए, जो लोग भी समान नागरिक संहिता के क्या है, पक्ष में है, उनका क्या कहना है। तो देखते हैं हम लोग क्या कहना है उनका। तो सबसे पहला मैंने पक्ष में तर्क लिखा है कि समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय अखंडता व लैंगिक न्याय को बढ़ावा देगी। जो लोग भी वकालत कर रहे हैं समान नागरिक संहिता की, जो लोग चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता देश में हो, उनका ये कहना है कि देश में क्या होगा, लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। फिर दूसरा पक्ष में तर्क देखते हैं कि समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के बीच समान नागरिक और अपनेपन की भावना पैदा करेगी, राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देगी। इस लाइन का मतलब है कि अब सभी के लिए एक सा कानून होगा, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित एक से कानून होंगे। तो क्या होगा, उनके बीच में एकता आएगी, उनको लगेगा कि सबके लिए सब कुछ समान है। ठीक है ना। तो जो जो पंथ के आधार पर जो थोड़ी बहुत विवाद होते हैं वो समाप्त होंगे। ठीक है ना। और लैंगिक न्याय को किस प्रकार से बढ़ावा देगी, जैसे अभी देश में वर्तमान में क्या है, विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉज हैं। ठीक है ना। किसी धर्म में महिलाओं के लिए कोई बात लिखी हुई है, ठीक है ना, किसी धर्म के पर्सनल लॉ में, कि उनको उत्तराधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा संपत्ति में। ठीक है ना, उनको तलाक किस प्रकार से मिलेगा।
तो इस प्रकार तो जब ये समान नागरिक संहिता आ जाएगी तो उन सबको क्या होगा, जो उन सब महिलाओं को क्या मिलेगा, लैंगिक न्याय मिलेगा। ठीक है ना, सभी को एक ही प्रकार से तलाक ले सकेंगी, एक ही प्रकार से विवाह कर सकेंगी। ठीक है ना, और यदि उनको कोई बच्चा गोद लेना तो एक ही प्रकार से बच्चा गोद ले सकती हैं। तो ये सब क्या होगा, समान नागरिक संहिता से होगा। तो हम देख लेते हैं इसके पक्ष में तीसरा तर्क क्या है। तो इसके पक्ष में तीसरा तर्क है, इससे विभिन्न पर्सनल लॉज के कारण उत्पन्न होने वाले सांप्रदायिक और पंथ संबंधी विवादों में भी कमी आएगी। ठीक है ना, तो हमारे देश में कई सारे पंथ हैं, उनके विभिन्न क्या है, पर्सनल लॉज हैं। तो कई बार क्या है, आपस में उलझन का कारण बनती है ये चीज़ें। कोई कहता है कि उनको ये स्वतंत्रता है, कोई कहता है उनको वो स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार की चीज़ें क्या होंगी, समाप्त होंगी। तो ये समान नागरिक संहिता एक और लाभ है, मतलब पक्ष में तर्क दिए हैं उन लोगों ने जो इसकी क्या करते हैं, वकालत करते हैं। फिर इसके कुछ और इसमें पक्ष में तर्क लिखे हुए हैं, जैसे यह सभी के लिए समान बंधुता गरिमा के संवैधानिक मूल्यों को भी संतुष्ट करेगी। ठीक है ना, तो हमारा देश का जो संविधान है वो सभी को क्या करता है, समानता, बंधुता और गरिमा के संवैधानिक मूल्यों की बात करता है। ठीक है ना, तो जब एक समान कानून होंगे तो किसी के भी जो गरिमा है, समानता है, बंधुता, उसका उल्लंघन होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से पक्ष में एक और तर्क ये है। फिर देखने तो अगला तर्क क्या है, इससे महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। जो महिलाएं हैं, महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा ये विवाह के कानून हैं, तलाक के कानून जो हैं, ठीक है ना, उत्तराधिकार के कानून जो हैं, इन सब का इफेक्ट सबसे ज़्यादा महिलाओं पर होता है। जो संवेदनशील वर्ग होते हैं समाज के, उनको होता है। तो इससे क्या होगी, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। तो ऐसा कहना उन लोगों का जो समान नागरिक संहिता क्या है, पक्ष में है। फिर हम देख लेते हैं कुछ विरोध के कारण, देख लेते हैं कि समान नागरिक संहिता का विरोध क्यों हो रहा है। ठीक है, जो विरोध करने वाले उनका कहना है कि कुछ नागरिकों का मानना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है। आपको पता हुआ कि हमारा जो संविधान है वो भारत के नागरिकों को क्या करता है, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको भी क्या करता है, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वो अपने धर्म, संस्कृति, विश्वास आदि को मान सकते हैं। ठीक है, अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं। तो उनका कहना है कि ये उनका धार्मिक मामला होगा, उसमें क्या होगा, हस्तक्षेप होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं विभिन्न धर्म संप्रदाय से संबंधित जो पर्सनल लॉज देश में लागू हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, उनके धर्म से, ठीक है ना, उनके धर्म से क्या है, वो प्रेरित है, धर्म से प्रेरित है वो। तो उनका कहना है कि क्या होगा, धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा होगा। फिर देख लेते हैं अगली लाइन विरोध के कारण में, कि एक समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों का कहना है कि यह सभी धर्म पर हिंदू कानून लागू करने जैसा होगा। तो कई लोगों का ऐसा कहना है कि ये हिंदू कानून होगा, ठीक है ना, सब पर लागू, कि एक तरीके से तलाक लो, एक ही प्रकार से ठीक है ना, एक ही प्रकार से शादी होगी। इस लाइन का मतलब कहीं ये कहीं नहीं है कि सबको हिंदू मान्यताओं के अनुसार शादी करनी पड़ेगी। शादी वो अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार करेंगे, लेकिन तलाक वगैरह की जो प्रथाएं थी उनकी, ठीक है ना, वो सब क्या होंगी, वो एक जैसी हो जाएंगी। तो इस तरीके से फिर विरोध के कारणों में कुछ और कारण जो हैं वो हैं, कुछ का कहना है कि धर्म आधारित पर्सनल लॉ जिनमें लोगों की आस्था है को समाप्त कर देगा। तो ये बात तो सही है कि डेफिनेटली जो आपके धार्मिक पर्सनल लॉज होंगे वो क्या होंगे, बात समाप्त हो जाएंगे यदि एक समान नागरिक संहिता आएगी। ठीक है, फिर अगला विरोध का कारण है विभिन्न धर्म समुदायों, जनजातियों की रीति रिवाजों, मान्यताओं पर आघात होगा। आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि जनजातियों के बारे में पढ़ा होगा। तो जनजातियों में क्या होते हैं, कई प्रकार के रीति रिवाज होते हैं, विवाह के कई सारे प्रकार होते हैं, ठीक है ना, तलाक की भी उसमें रस्म होती है, ठीक है ना। तो उन सब पर क्या होगा, वो उनके रीति रिवाज हैं, संस्कृति है उनकी, सालों से वो उसकी परंपरा का अनुसरण करते आ रहे हैं। तो उस पर क्या होगा, आघात होगा। तो विरोध में जो लोग हैं यूसीसी के, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो लोग विरोध में हैं, उनका ऐसा कहना है। फिर हम देख लेते हैं कुछ चुनौतियाँ कि समान नागरिक संहिता के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ, यदि सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करेगी तो उसको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। भारत विविध धर्मों, संस्कृतियों, परंपराओं का देश है। यहाँ प्रत्येक समुदाय के अपने व्यक्तिगत कानून व रीति रिवाज हैं। ऐसी विविधता में एक रूपता, एक समान कानून लाना कठिन होगा। ठीक है ना, तो भारत में क्या है, विविध धर्म, संस्कृति, परंपराओं के लोग रहते हैं। उन प्रत्येक समुदाय क्या है, अपने व्यक्तिगत कानून, रीति रिवाज हैं, उनके नियम कायदे हैं। ठीक है ना, तो ऐसी विविधता में एक रूपता लाना क्या होगा, काफ़ी कठिन कार्य होगा, सभी को संतुष्ट कर पाना। ये चुनौतियाँ हैं समान नागरिक संहिता के सामने, यदि समान नागरिक संहिता सरकार क्या करती है, लागू करती है। फिर देख लेते हैं समान नागरिक संहिता को लागू करने के संबंध में सरकार, विधायिका, न्यायपालिका और नागरिक समाज के बीच राजनीतिक इच्छा शक्ति व सर्वसम्मति की कमी है। जो हमारी सरकार है, ठीक है ना, फिर विधायिका है यानी संसद है, फिर न्यायपालिका है, फिर नागरिक समाज जो हमारा है, उन सब के बीच क्या है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और सर्वसम्मति की क्या है, कमी है। कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी वोट बैंक की क्या है, पॉलिटिक्स है।
तो जिस कारण उसमें वो इच्छा जाहिर नहीं करते हैं समान नागरिक संहिता को लाने के लिए। फिर देख लेते हैं अगला पॉइंट, अगली चुनौती क्या है समान नागरिक संहिता के सामने। समान नागरिक संहिता के लिए देश में प्रचलित विभिन्न पर्सनल लॉज और प्रथाओं का मसौदा तैयार कर उन्हें संहिताबद्ध करने के लिए व्यापक प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये बात तो सही है, जितने सारे पर्सनल लॉज हैं उनकी कुछ जो अच्छी बातें रहेंगी, ठीक है ना, तो उनको भी डालना पड़ेगा। तो इन सब पर क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, संहिताबद्ध करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये व्यापक कठिन कार्य है ये, ठीक है ना, व्यापक प्रयास करने पड़ेंगे इसके लिए। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को करना था। यदि आपसे 11 मार्कर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है समान नागरिक संहिता का, तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। और ये 2022 के मेंस और 2023 के मेंस में आपसे डेफिनेटली पूछा सकता है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, समान नागरिक संहिता क्या है, समान नागरिक संहिता क्यों आवश्यक है तथा इसका विरोध क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो आपने देखा मैंने पहले क्या किया, इंट्रो बता दिया समान नागरिक संहिता की, समान नागरिक संहिता क्या है, फिर मैंने इसके पक्ष में कुछ तर्क लिख दिए, फिर मैंने इसके विरोध के कारण बता दिए, फिर मैंने कुछ चुनौतियाँ बता दी, फिर लास्ट में हमें क्या करना है, एक निष्कर्ष लिखना है समान नागरिक संहिता का, ठीक है ना। कि फिर इस क्वेश्चन में क्या करना है, निष्कर्ष लिखना है। तो देखते हैं निष्कर्ष मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है, अतः हम कह सकते हैं कि भारत जैसे विशाल एवं विविधता वाले देश में व्यवस्था में परिवर्तन क्रमिक व प्रगतिशील रूप से लाया जाना चाहिए, ठीक है ना। भारत क्या है, विशाल और विविधता वाला देश है। इतने सालों से यहाँ के जो विभिन्न धर्म समुदाय हैं वो अपने पर्सनल लॉज का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, ठीक है ना। जो उनके कहीं ना कहीं धर्म से प्रेरित है, उनकी संस्कृति से प्रेरित है, उनकी मान्यता से प्रेरित है। तो उनमें एकदम से क्या कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं ला सकते। तो क्या लाना पड़ेगा, क्रमिक परिवर्तन लाना पड़ेगा, धीरे धीरे परिवर्तन लाना पड़ेगा, ठीक है ना। अतः हम कह सकते हैं कि भारत जैसे विशाल एवं विविधता वाले देश में व्यवस्था में परिवर्तन क्रमिक व प्रगतिशील रूप से लाया जाना चाहिए। पहली बात तो आपको क्रमिक परिवर्तन करना पड़ेगा, एकदम से आप कोई भी चीज़ नहीं रख सकते। तथा सभी वर्गों को साथ लेकर आदर्श रूप में चरणबद्ध तरीके से समान नागरिक संहिता का लक्ष्य को पूरा किया जाना चाहिए, ठीक है ना। हमने जो अपना निष्कर्ष लिखा, हमने अपने निष्कर्ष में ये चीज़ बता दी कि भाई भारत जैसा इतना विशाल देश है, उसमें क्या है, आप एकदम से कोई भी कानून नहीं ला सकते। जैसे सरकार ने पिछले दिनों आपने देखा होगा कृषि कानून पास किए थे, बाद में सरकार को वापस लाना पड़ा। कहीं ना कहीं उन्होंने विचार विमर्श नहीं किया जाता लोगों के साथ में, कृषकों के साथ में, विभिन्न कृषक संगठन है। तो इसी प्रकार की चीज़ें हैं कि आप क्रमिक रूप से आपको प्रगतिशील रूप से आपको लाना पड़ेगा, एकदम से आप नहीं ला सकते किसी चीज़ को, ठीक है ना। और सभी वर्गों को साथ लेना पड़ेगा आदर्श रूप में, और चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे समान नागरिक संहिता को पूरा करना पड़ेगा। और लास्ट का जो आपका जो निष्कर्ष रहेगा, निष्कर्ष में आपको समान नागरिक संहिता की वकालत करनी है कि हाँ लाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो आर्टिकल 44 के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान कर गए हैं, ठीक है ना। तो वो देश के लिए ज़रूरी ही होगी, तभी उन्होंने क्या किया, संविधान में उसको डाला है। देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तो आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदुओं को क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। पेपर सेकंड का जो पार्ट बी है, पार्ट बी की यूनिट 3 है, यूनिट 3 में मानव संसाधन विकास है, उसमें शिक्षा आती है, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड क्वेश्चन आप पेपर उठा के देखना पिछले, तो 2021 में 11 मार्क का क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूछा गया है। तो अगेन ये क्वेश्चन आपको 2022 के मेंस और 2023 के मेंस में दिख सकता है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा है। तो चलो इसकी मॉडल आंसर करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के मुख्य बिंदु को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। तो मैंने लिखा है, भारत सरकार ने अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति लागू की है। तो भारत सरकार ने क्या किया है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो के कस्तूरी रंगन थे उनकी अध्यक्षता में क्या की, एक समिति गठित की। उस समिति की सिफारिश के बाद में 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति को क्या किया, लागू किया। फिर मैं इसके उद्देश्य बता देता हूँ नई शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या है नई शिक्षा नीति के। तो नई शिक्षा नीति का पहला उद्देश्य है तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, व्यावसायिक शिक्षा, ई शिक्षा, मूल्यांकन पद्धति पर जोर देना। तो ये सब क्या है, इसके उद्देश्य हैं। ये इसमें ई शिक्षा को समाहित कर रहे हैं, मूल्यांकन पद्धति की बात कर रहे हैं, व्यावसायिक शिक्षा जो कहीं ना कहीं अभी तक नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, तो उसको भी शामिल कर रहे हैं, ठीक है ना। और तकनीकी शिक्षा को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। फिर हम देख लें तो इसके प्रावधान, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, ठीक है ना। यदि आपको 11 मार्कर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु लिखने के लिए आते हैं तो आपको कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट पॉइंट
थोड़ा थोड़ा करके लिखना पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी और बहुत सारे प्रावधान इसमें हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना पड़ेंगे। तो काफ़ी अपने आप में इसका आंसर काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है 2 पेज में लिखना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रावधान क्या है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, स्कूली शिक्षा के संबंध में प्रावधान बता दिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा के संबंध में क्या प्रावधान किए गए। तो सबसे पहला प्रावधान तो यह है कि 12वीं तक कक्षा के 10+2 पैटर्न में बदलाव कर दिया गया और 5+3+3+4 ये पैटर्न लागू कर दिया गया है। और इसी 5+3+3+4 पैटर्न के ऊपर आपसे 2021 में 11 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। केवल स्कूली शिक्षा के संबंध में पूछा गया था 11 मार्क का क्वेश्चन। अभी आप क्या कर रहे हो, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसमें आप इसके सारे बिंदुओं को लिखोगे, ठीक है ना। तो देख लो, तो मैंने लिखा है सबसे पहला प्रावधान में स्कूली शिक्षा के संबंध में। तो 10+2 पैटर्न जो हम करते, जो लोग भी आप में से जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादातर क्या है 10+2 पैटर्न से पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। अब नया पैटर्न आ गया 5+3+3+4, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि 5 वर्ष की क्या होगी, फाउंडेशन स्टेज होगी। ये 5 वर्ष लिखे ना यहाँ पर, ये देखिए ये 5 वर्ष लिखे ना, ये 5 वर्ष की क्या होगी, फाउंडेशन स्टेज होगी। इसमें क्या होगा, प्री प्राइमरी होगा और कक्षा 1 से 2 तक की क्लास होगी। तो ये आपकी क्या है, फाउंडेशन स्टेज है। जो आपकी प्री प्राइमरी है, पहले क्या होता था कि सरकारी स्कूल जो थे, सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से एडमिशन मिलता था। सरकारी स्कूल में प्ले ग्रुप, नर्सरी ग्रुप, ये सब कक्षाएं नहीं होती थी। अब क्या किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी लाई गई है, ठीक है ना। तो प्री प्राइमरी के माध्यम से कक्षा 1 के पहले से एडमिशन मिलने लगे, जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है। फिर इसमें क्या है, 3 वर्ष की प्रिपरेटरी स्टेज है, ठीक है ना, प्रिपरेटरी स्टेज है। तो इसमें कक्षा 3 से लेकर 5 तक की पढ़ाई है, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 वर्ष का मध्य चरण है, मतलब कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई है। इसमें जो ये लिखा है ना, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो 5 साल का क्या है, फाउंडेशन स्टेज है, इसमें प्री प्राइमरी और कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई है। 3 वर्ष की प्रिपरेटरी स्टेज है और 3 वर्ष जो ये लिखे हैं ना, 3 वर्ष, इस 3 वर्ष के क्या है, मध्य चरण है। फिर उसके बाद में आता है 4 जो 4 लिखा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि 4 वर्ष का उच्च माध्यमिक शिक्षा, इसको सेकेंडरी स्टेज भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको उच्च माध्यमिक की जगह सेकेंडरी स्टेज लिखा मिलेगा। तो इसमें क्या है, कक्षा 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई है। और पहले आपने देखा होगा, आप सब उसी पैटर्न से पढ़े हो 10+2 वाले, कि 10वीं के बाद में आपको विषय चुनना पड़ता था। आप मैथ लोगे, आप बायोलॉजी लोगे, आप कॉमर्स लोगे, आप आर्ट लोगे, ठीक है ना, एग्रीकल्चर लोगे आप। तो अब ये जो कार्य है विषय चुनने का, ये कक्षा 9 से चालू हो जाएगा। तो कक्षा 9 से ही क्या कर सकते हैं, आप विषय को चुन सकते हैं। फिर स्कूली शिक्षा में ही अगला प्रावधान है, उस स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। तो एक मिशन चलाया जाएगा, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। तो ये हो गया स्कूली शिक्षा से संबंधित प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। फिर देख लेते हैं हम भाषाई विविधता से संबंधित प्रावधान क्या है। तो भाषाई विविधता से संबंधित प्रावधान है कि जो 5 वर्ष तक का बच्चा हुआ या किसी बच्चे को 5 वर्ष तक की शिक्षा जो है उसकी मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा में प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। और स्कूली व उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी प्रावधान किया जाएगा कि बच्चे संस्कृत भाषा भी सीख सकते हैं और अन्य भाषाओं को भी सीख सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाषाई विविधता के संबंध में क्या है, प्रावधान है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अगला प्रावधान है शारीरिक शिक्षा के संबंध में। तो विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को नियमित रूप से खेलकूद, योगा, नृत्य, मार्शल आर्ट आदि की क्या की जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। तो ये तीसरा प्रावधान था शारीरिक शिक्षा के संबंध में। फिर हम देख लेते हैं चौथा प्रावधान क्या है। तो आपका चौथा प्रावधान है पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन संबंधी सुधार। जो अब इन्होंने किए हैं पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन संबंधी सुधार, तो इनका कहना है कि कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा व इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 6 से ही क्या होगा, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। छात्रों की प्रगति के लिए परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। छात्र प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, उनकी प्रगति रिपोर्ट क्या, उसके लिए क्या किया जाएगा, परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। और छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन को AI से जोड़ा जाएगा। तो ये हो गया पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन संबंधी सुधार। फिर हम देख लेते हैं शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार, ठीक है ना। तो शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी पारदर्शिता प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, ठीक है ना। जो शिक्षक होंगे उनकी क्या होगी,
उनकी पारदर्शिता प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, उनके लिए प्रभावी पारदर्शिता प्रक्रिया मतलब अच्छे शिक्षकों की क्या की जाएगी, भर्ती की जाएगी। और इसी में एक और पॉइंट है, 2030 तक अध्यापन के लिए 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा, ठीक है ना। अभी आपने देखा वो 1 या 2 साल की बीएड की परीक्षा होती है, ठीक है ना, बीएड की डिग्री होती है, लेते हैं अलग से। तो अब क्या होगा, आप जो भी कोर्स करोगे उसके साथ आपकी बीएड डिग्री शामिल रहेगी उसमें 4 वर्षीय। तो ये प्रावधान किया गया। फिर छठवां हम देखते हैं पॉइंट, उच्च शिक्षा के संबंध में प्रावधान। तो उच्च शिक्षा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं कि 2035 तक सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया। इसका मतलब है कि उच्च शिक्षा में जो जितने भी छात्र एडमिशन लेते हैं उसके नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया। स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की व्यवस्था की गई। ये बिल्कुल नई चीज़ है, ठीक है ना, इसको समझना। स्नातक पाठ्यक्रम जो होता है, जैसे आप बीई करते हो, आप बीए करते हो, बीएससी करते हो, ठीक है ना, जैसे आप कोई डिग्री कर रहे हो, जैसे आप बीएससी कर रहे हो, ठीक है ना, या मान लो आप बीई कर रहे हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यदि आप बीच में उसको छोड़ देते हो तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होता। यदि आप बीई कर रहे हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यदि आप उस डिग्री को बीच में छोड़ देते तो आपको ना कोई प्रमाण पत्र मिलता है, ना कोई डिप्लोमा मिलता है। लेकिन अब ये व्यवस्था लाई गई नई शिक्षा नीति में कि क्या होगा, यदि आप 1 वर्ष बाद छोड़ देते हो डिग्री को, 4 साल का कोर्स होता है बीई का, बीई का कोर्स क्या होता है, 4 साल का होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक का कोर्स 4 साल का होता है। यदि आप 1 वर्ष बाद छोड़ते हो बीई को तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि आपने 1 वर्ष तक तो आप रहे, ठीक है ना। यदि आप 2 वर्ष बाद, यदि आप सेकेंड ईयर में छोड़ देते हो बीई को बीच में, तो आपको क्या होगा, एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। यदि आप 3 वर्षों में छोड़ देते हो तो फिर क्या होगा, आपकी डिग्री मानी जाएगी वो। यदि आप 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष का पूरा कोर्स कर लेते हो तो आपको क्या होगा, डिग्री प्लस शोध का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, मतलब शोध को अब अलग से करना नहीं पड़ेगा, उसी में शामिल हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त कर दिया गया। एमफिल जो होती थी उसको समाप्त कर दिया गया नई शिक्षा नीति में। उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा उच्च शिक्षा के लिए। तो ये सब क्या है, प्रावधान किए गए हैं क्या इसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। इनको और डीप में भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु को लिखे, तो आपको मुख्य बिंदु लिखना है, छूते छूते जाना है, सब कुछ बताना है उसमें, मेन मेन चीज़ है, ठीक है। तो ये मैंने उच्च शिक्षा के बारे में बता दिया। फिर आपका जो 7वां पॉइंट है, मतलब 7वां प्रावधान जो आपका है नई शिक्षा नीति 2020 का, वो है निःशक्त जन बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण, आवास, सहायता राशि, उपकरण व उन्नत प्रौद्योगिकी से शिक्षा। जो निःशक्त जन बच्चे होते हैं, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, ठीक है ना, उन सब के लिए क्या हुआ, जो जैसे कोई अंधा है, ठीक है ना, तो इस प्रकार के बच्चों के लिए क्या होगा, विशेष प्रशिक्षण की सुविधा होगी, उनके लिए आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, उनको सहायता राशि प्रदान की जाएगी, उनको उन्नत प्रौद्योगिकी और उपकरण से क्या की जाएगी, शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसका प्रावधान भी नई शिक्षा नीति 2020 में किया गया। फिर देख लेते हैं 8वां पॉइंट इसका। इसमें क्या किया जाएगा, डिजिटल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। जो डिजिटल शिक्षा जो आपकी है कंप्यूटर से, ठीक है ना, के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो शिक्षा है ऑनलाइन, उसके लिए क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। तो ये सब प्रावधान है काय कि नई शिक्षा नीति 2020 के। और जी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको इस प्रकार से करना है। तो आप एक बार फिर देख लो, आपका क्वेश्चन क्या था, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इंट्रो लिख दिया, फिर मैंने उसके उद्देश्य बता दिए, फिर मैंने उसके प्रावधान चालू किए, यानी मुख्य बिंदु उसके चालू किए क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया स्कूली शिक्षा के संबंध में, दूसरा मैंने बताया भाषाई विविधता के संबंध में, तीसरा मैंने बताया शारीरिक शिक्षा के संबंध में, चौथा मैंने बताया पाठ्यक्रम में मूल्यांकन संबंधी सुधार क्या थे, फिर मैंने बताया 5वां शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार क्या थे, ठीक है ना, शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित। फिर मैंने बताया कि उच्च शिक्षा के संबंध में क्या प्रावधान किए गए थे। फिर मैंने बताया कि निःशक्त जन बच्चों के लिए, ठीक है ना, निःशक्त जन बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए गए थे। फिर मैंने लास्ट में बताया कि डिजिटल शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए। आप चाहो तो एक और पॉइंट जोड़ सकते हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया कि जीडीपी जो होती है, जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आप जोड़ सकते हो। फिर लास्ट में क्या आता है, हमारा एक निष्कर्ष आता है। लास्ट में हमें निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है ऐसे प्रश्न में। हम निष्कर्ष को देखते हैं कि हमारा निष्कर्ष क्या होगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, अतः हम कह सकते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की शिक्षा व्यवस्था में उन्नतीकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगी। डेफिनेटली जब आपने चेंज किया, उसमें व्यावसायिक शिक्षा जोड़ी है और बहुत सी चीज़ें इसमें जोड़ी हैं। मातृभाषा में शिक्षा बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, जिसमें उनके अंदर क्या हो, कल्पना शक्ति
विकसित हो, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि मातृभाषा में यदि आप शिक्षा दोगे बच्चे को तो उसकी जो कल्पना शक्ति होती है, समझने की क्षमता होती है वो अधिक विकसित होती है। तो क्या होगा, देख लीजिए फिर से। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की शिक्षा व्यवस्था के उन्नतीकरण में मील का पत्थर साबित होगी। बात तो सही है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र व राज्य सरकार आपसी सहयोग व समन्वय के साथ इसे लागू करें। आपने देखा वो कई सारे जो स्टेट हैं वो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि है तो बेहतरीन चीज़, लेकिन इसको लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को आपस में समन्वय जरूरी है। तो इस प्रकार से इसका क्या करना था, निष्कर्ष निकालना था। तो आपने आज देखा मैंने आपको 2 11 मार्क का क्वेश्चन कराए हैं तथा उसके मॉडल आंसर दिए हैं। इन मॉडल आंसर को जो भी बच्चे 2022 के हैं और जो 2023 के हैं, आप इन मॉडल आंसर को अपने नोट्स में, यदि आपके नोट्स में ये सब चीज़ें नहीं लिखी हैं, इतने अच्छे तरीके से नहीं लिखी हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इनको नोट डाउन कर सकते हैं। यदि इनकी आपको PDF चाहिए तो आप हमारे क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो हमारे क्या है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो उस लिंक पर क्लिक करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। तो चलिए आज के लेक्चर का अंत करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।